एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ध्यान से इसको देखना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल वर्ड से क्या समझा था? हाँ जी, रिलैक्सेशन। जब भी आपका हार्ट रिलैक्स्ड होता है, रिलैक्स्ड का बिल्कुल एंड फेज रिलैक्स का कौन सा हो जाता है? ज्वाइंट डायस्टोल कंप्लीशन होते होते दैट इज द एंड ऑफ द रिलैक्सेशन। ये जो ये वाला सेकंड है दैट इज द एंड ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इस एंड पॉइंट पे जो टाइम जो हमें देखना है, इस टाइम पे हार्ट में कितना ब्लड आ रहा, वो कितना ब्लड का वॉल्यूम होता है, दैट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। किसका? ब्लड का वॉल्यूम। एंड ऑफ द डायस्टोल में, डायस्टोल का एंड में या रिलैक्सेशन के एंड में जितना वॉल्यूम ब्लड का हार्ट के पास आ चुका होता है, दैट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। चलो ये स्टेटमेंट देखना। अभी हमें ये आपको वैल्यू नहीं देखनी है, पहले ये आप ध्यान से इसको समझो। अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल, किसमें? वेंट्रिकल में, एट द एंड ऑफ वन वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम होता है वो होता है 120 ml। कितना? 120 ml। पहला जो आपको वैल्यू याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा और जब प्रैक्टिस करोगे तो कई। एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मींस क्या हुआ? सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद, सिस्टोल कंप्लीट होगा तो सिस्टोल कंप्लीट होने का मतलब है कि ब्लड पंप करेगा, और ब्लड पंप जितना इसके पास वॉल्यूम आया था वेंट्रिकल में इस टाइम पे, कितने टाइम के? इस डायस्टोल के एंड में तो 120 ml था, और 120 ml के बाद 120 ml में से वो कुछ अमाउंट, कुछ अभी मैं लिख रहा हूं, कुछ अमाउंट वो पंप कर देगा। ये मान लो कि पंप्ड अमाउंट है, क्योंकि सिस्टोल के फेज में जाएगा वेंट्रिकल तो पंप कर देगा। उसके बाद इस पंपिंग कंप्लीशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बचता है, क्योंकि पूरी तरह से वेंट्रिकल कोलैप्स तो नहीं करेगा, पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करेगा। मसल की एक लिमिट है कॉन्ट्रैक्ट होने की, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इस सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल में बच जाता है, सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद यहां जस्ट इस वाले सेकंड में जो ब्लड का वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन रहता है, बचा रहता है, उसको कहा जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है। ये बचा हुआ अमाउंट है, और इसी से हम निकालते हैं एक चीज जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट है ब्लड का जो एक सिस्टोल के दौरान, एक सिस्टोल में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर देता है, कितना ब्लड बाहर निकाल देता है, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का जो आपका फॉर्मूला है वो ये है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जितना डायस्टोल में जितना ब्लड आया था उसमें से हम माइनस कर देंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को, और ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 50 ml, मीन सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद एक वेंट्रिकल में 50 ml ब्लड बचा रहता है। ठीक है। 120 में से, कितने में से? 120 में से 50 ml बचा रहता है, तो कितना वो पंप कर दिया ब्लड? 70 ml ब्लड पंप कर दिया। ये जो 70 ml ऑफ ब्लड है दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है। इतना ब्लड एक सिस्टोल में वेंट्रिकल पंप कर देता है, एक वेंट्रिकल इतना ब्लड पंप कर देता है, इसी को कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये 120 माइनस 50 दैट इज 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल, इट इज जनरली 70 ml। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कार्डियक आउटपुट, ये क्वेश्चन कई बार बना है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कितना होता है? कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक बार एक कॉन्ट्रैक्शन में, एक सिस्टोल में हमारा एक वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड,
और 1 मिनट में कितना वो पंप कर सकता है, दैट इज अ कार्डियक आउटपुट। और आपको हार्ट बीट पता है ना, एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में 0.8 सेकंड लगते हैं, तो 1 मिनट में आपने देख लिया था 72 टाइम साइकिल कंप्लीट होता है कार्डियक साइकिल। तो आप 72 से 70 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा लगभग अमाउंट, 5 लीटर। ये लीटर में भी वैल्यू लिखी हो सकती है, ml में भी लिखी हो सकती है, दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर ml में लिखा होगा तो 5000 लिखा होगा। ये रेस्ट की कंडीशन में है। एक नॉर्मल हेल्दी बीइंग जब रेस्ट की कंडीशन में है तो उसका एक वेंट्रिकल 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज वैल्यू जो है वो ये है। वैसे तो आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी, बट हम इन एवरेज ये लिखते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। जो आप उसका मल्टीप्लाई करोगे ना 70 ml इंटू 72 तो आएगा 5040, ठीक है। और ये दोनों बातें हो गई। उसके बाद ये एबिलिटी है, लास्ट स्टेटमेंट देखना, बॉडी हैज एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। आप अपने हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। जब आपने स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज करने की एबिलिटी आपके पास है तो कार्डियक आउटपुट तो चेंज हो ही जाएगा, है ना। आपके पास ये भी एबिलिटी है कि आप हार्ट रेट भी चेंज कर सकते हो, ये वाला वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली है कि आपका कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट, ये इसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। एथलीट का मतलब समझ रहा हो, है ना, वो एक्टिव स्पोर्ट मैन है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तभी उनके मसल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और वो अपना वो जो उनका गेम है उसमें बेहतर वो परफॉर्म कर पाएगा। तो ये पॉइंट नोट करके लिख लो। इस पे आपके रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन बोलोगे, रिदमिक पल्सेशन ऑफ मस्कुलेचर ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड पल्सेशन। समझ रहे हो, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन तो आप समझ ही रहे होगे, उससे जो इंपैक्ट पड़ता है दैट इज अ पल्सेशन। जब कोई स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका सराउंडिंग पे असर पड़ेगा कि भाई वॉल्यूम जो कवर करा हुआ है वो छोड़ देगा। जब रिलैक्स करेगा तो उसके फिर से सराउंडिंग के वॉल्यूम पे उसका जो वॉल्यूम सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो उससे जो इंपैक्ट पड़ेगा दैट इज अ पल्सेशन। जैसे आप अपने जो आर्टरीज हैं उस पर आप पल्स सेंस करो तो आपको जो फील होता है दैट इज अ पल्सेटिंग एक्टिविटी ऑफ द कार्डियक या मसल, या हम कहेंगे हार्ट। तो ये पल्सेशन ही फील हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड आता है, तो आपको अपने ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ने की वजह से वो लगता है कि ऊपर उठ गया। जब वो रिलैक्स करता है तो इसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो वो आपको नीचे बैठा हुआ है वो नॉर्मल सा फील होता है। करके देख लो कितना है, 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज द इक्वल टू द कार्डियक साइकिल, है ना। एंड जो न्यू बॉर्न होगा वो उसका हमेशा 120 से ज्यादा, जो आपने वहां लिखा था वो लिखा था वैल्यू कितना, 140। क्या लिखा था, हार्ट रेट जो है वो आपने लिखा था 140, तो 120 से हमेशा ज्यादा होगा, 140 के आसपास का होता है। तो ये ध्यान रखना, इन्फेंट्स में ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसलिए इतने चंट होते हैं बच्चे। भाई एनर्जी ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब उतनी एनर्जी तुम्हारे में आए तो अनस्टेबिलिटी तुम्हारी भी बढ़ जाएगी। बट ध्यान से देखना, ये रह गया वर्ड, तुझे वर्ड ही नहीं समझ आएगा ना तो फिर पढ़ता रहे, कुछ नहीं पल्ले पढ़ने वाला। पल्स इज द टैक्टाइल आर्टेरियल पल्पेशन अकर्स ड्यू टू द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपने देखा था रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ही होता है और कुछ नहीं होता है। वर्ड है दो, एक तो है टैक्टाइल। टैक्टाइल का मतलब होता है जो आपको टच करके पता चले, जिसको आप टच करके सेंस कर सकते हो, सेंस करो, दैट इज अ टैक्टाइल। एंड पल्पेशन, पल्पेशन का मतलब वो आपको पल्स से है, जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को आप फील कर सको, वो जो कि कार्डियक साइकिल की वजह से ये होता है।
एंड वो आप अपने कहाँ फील करते हो, इजिली फील करते हो रेडियल आर्टरीज पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत सवाल मिलेंगे। आप इसको फील कर सकते हो किस पर, रेडियल आर्टरीज पर। पल्स कभी भी वेन पे आपको फील नहीं होगा, क्योंकि वेन में ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता, ठीक है। वेन से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट जिसमें ब्लड पंप करता है वो आर्टरीज होती है। तो आपको हमेशा कहाँ पता चलेगा पल्स का, आर्टरीज पर। और रेडियल आर्टरीज का मतलब होता है कि जो आपका हार्ट है लगभग सेंटर ऑफ द बॉडी है, उससे उसके जो रेडियस पे आर्टरीज हैं, जैसे आपका रेडियस पे हाथ भी होगा, है ना, हार्ट यहाँ है तो बाहर ये है, तो यहाँ पे आप फील कर सकते हो, गर्दन पे फील कर सकते हो, पैर पे फील कर सकते हो, जहां जहां पे आर्टरीज। एक और बात आपको समझ लेनी है कि जो भी कुछ दिख रहा है ब्लड वेसल वो आर्टरीज नहीं है। आर्टरीज की लोकेशन मसल्स के नीचे है, वो डेप्थ में होता है बॉडी में, तो वो हमें बाहर जो दिख रहा है वो आर्टरीज नहीं है, वो वेन्स है। वेन्स सुपरफिशियल है, वो बॉडी के बिल्कुल सरफेस पे जो दिख रही हैं ये वेन्स हैं। इस पे आप फील करो तो इस पे पल्स आपको फील नहीं होगा। क्या नाम लिखना है इंस्ट्रूमेंट का, हार्ट साउंड का मतलब क्या है वो देखो। पहला पॉइंट है कार्डियक साइकिल के दौरान कुछ प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोमिनेंट साउंड का मतलब जो थोड़े से जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जिसको आसानी से सुना जा सकता है, उनको हार्ट साउंड कहा जाता है। और एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से सुनते हैं जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, जो कि आपका सपना भी है ना, वो हमारे पास आ जाए और वो आएगा। भगवान सबके लिए कुछ न कुछ तो करा ही है ना, और थोड़ी सी मेहनत कर लो तो पक्का मिल जाता है। और जो पहला हार्ट साउंड है जिसे आप क्या बोलते हो, हाँ जो भी आप बोलते हो, लब या है ना, और ये क्यों प्रोड्यूस होता है ये पहले ही बात हो चुकी है। ये पहले ही हमने जब भी वॉल्व बताया था तभी ये मैंने डिस्कस कर दिया था कि बाय द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। दो वर्ड लिखा जा सकता है, एवी वॉल्व भी लिखा जा सकता है, या फिर जो आपका ये स्टेटमेंट लिखा है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान रखना, बट दोनों एक साथ नहीं लिखा होगा, ये भी बात पक्की है। सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो डब है। ये क्यों प्रोड्यूस होता है इसकी भी बात हमने कर दी है, बाय द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। अब सेमिल्यूनर वॉल्व भी दो होते हैं, वो भी आपको पता है, पल्मोनरी और अवोर्टिक। अब इन दोनों हार्ट साउंड के बीच जो डिफरेंस है इस पे बहुत सवाल बने, इस पे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। जैसे फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो थोड़ा सा डल है, बट ये प्रोलॉन्ग्ड है। कितने टाइम के लिए, है ना, 0.15 पॉइंट के बाद कभी भी पूरा वो नहीं पढ़ते डिजिट, याद रखियो, 15 सेकेंड। एंड डब जो है ये शार्प है, कम टाइम के लिए है, सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है ये साउंड, बट हाँ शार्प साउंड है, तो आप इसे सुनने में आसानी होती है। और ये लब का मतलब क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, सिस्टोल की कंडीशन में जाता है, तो ये दोनों एवी सेप्टम बंद हो जाते हैं। जैसे ही बंद होते हैं तो ये साउंड आता है। और सेमिल्यूनर वॉल्व, ये इसका मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल जैसे ही डायस्टोल की कंडीशन में जाता है तो सेमिल्यूनर वॉल्व और दोनों बंद हो जाते हैं, जिससे ब्लड आगे जो आगे गया है वो वापस ना आए, ठीक है। एंड कॉज्ड बाय द, ये आपने देख ही लिया है, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व एंड क्लोज्ड बाय द क्लोजर ऑफ कॉज्ड बाय द क्लोजर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें जो दो वर्ड है ना वो बड़े थोड़े से कंफ्यूजिंग है। ईसीजी का नाम सबने सुना हुआ है, पहली बात सुनना, ईसीजी का पूरा डिस्कवरी हम बाद में बात करेंगे। हाँ, डिवाइस जो यूज करते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में वो फॉर्म जब भी बात करेंगे तो ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। जो डिस्प्ले या फिर पेपर पे आपको मिलता है दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। या तो आप डिस्प्ले पे देखते हो, अभी जो अच्छे हॉस्पिटल है वो डिस्प्ले पे देखता है, या फिर वो एक पतली सी वो लंबी सी निकालता है, वो उस पे देखा जाता है। ये आपको पिक्चर दिया हुआ है आपके बुक में, ऐसे कुछ ये जो डिवाइस है ऐसे मिलती है, ऐसे होती है हॉस्पिटल में।
और इससे आपको जो मिल रहा है ये है ईसीजी। ये ईसीजी दोनों है, एक्चुअली ये दोनों ईसीजी है, ये भी ईसीजी है और ये भी ईसीजी है, बट इसका नाम क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये लिखोगे, और इसका नाम लिखोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और बहुत बार गड़बड़ होता है। पहली बात, ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइस और जो उसका आउटपुट है उन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। हाँ, और इसके लिए इस ईसीजी का हम करते क्या है, इस ईसीजी में करा क्या जाता है, जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम मॉनिटर करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? इंपल्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो इंपल्स जनरेशन, अब मैं एक बार ना थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, नर्वस सिस्टम जो आपने 10th में पढ़ा था। इंपल्स जनरेशन का पहला स्टेप है पोलराइजेशन। क्या है? पोलराइजेशन। जो हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं, नर्व फाइबर समझ रहे हो, नर्व सेल्स आपने बनाया था, एक्सॉन, वो साइटोन और एक्सॉन, याद आ रहा है कुछ? तो एक्सॉन के, ये मान लो कि एक्सॉन है, एक्सॉन की एक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, तो इसके दोनों सरफेसेस पर चार्ज जनरेट होता है, चार्ज रहता है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जनरेट मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहता है, और ये किसकी मदद से रहता है? आयंस की मदद से। किसकी मदद से? आयंस की मदद से, आयन एक्सचेंज की मदद से। वो अभी जब आप नर्वस सिस्टम पे जाओगे तब ये सब बातें पता चलेंगी। हमारी एक्चुअली जो ये मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, ये हमेशा पोलराइज्ड रहती है। कैसी रहती है? नॉर्मल कंडीशन में जब कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तो हमेशा ये पोलराइज्ड स्टेट में रहती है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। जब कोई आपको, जैसे अभी यहाँ पे आपका नर्व फाइबर है, यहाँ पे भी नर्व फाइबर है, तो अभी नॉर्मली कोई सेंस नहीं हो रहा है, कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो वो पोलराइज्ड है। जैसे आप टच करते हो, टच करने पे आपको पता चल रहा है, ब्रेन पे करके देखो, ब्रेन को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे इतना आपके लिए ये गो थ्रू हो गया कि आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये कुछ नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आप इनिशियली आपका नर्वस सिस्टम डेवलप कर रहा होता है तो ये सब बहुत मुश्किल काम है ब्रेन के लिए, ठीक है। तो या जैसे आप चलना आपके लिए अब एज यूजुअल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो ब्रेन का कंट्रोल ही तो डेवलप कर रहा है, ब्रेन से मसल्स और अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करने में लगा रहता है। तो ये जो आपका ये अभी इम्पल्स जा रहा है ना, तो आप पहले करते क्या हो, जो आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है उसका स्टिमुलस मिलते ही, जैसे स्टिमुलस आपको नर्व फाइबर को मिलता है, वो हो जाता है डीपोलराइज। क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन होता है उसका। मींस जो चार्जेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। अगर आउटर सरफेस पे बाहर है पॉजिटिव चार्ज है, इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनर सरफेस पे पॉजिटिव और आउटर सरफेस पे मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज हो जाता है, दैट इज डीपोलराइजेशन। और वही जो डीपोलराइजेशन क्रिएट हुआ एट द साइट ऑफ इम्पल्स, जहां पे आपका इम्पल्स स्टिमुलस रिसीव हुआ, फिर वो ट्रांसमिट होता है, कंडक्ट होता है, इम्पल्स कंडक्शन उसको बोलते हैं। वो आगे कैसे कंडक्ट होता है वो अपन आगे बात करेंगे। अब जहां पे स्टिमुलस आपने ये रिसीव करा हमारा नर्व फाइबर ने, तो नेक्स्ट स्टिमुलस देखो, आप बार बार टच करो, बार बार टच करो तो आपको बार बार का वो फील हो रहा है। लेकिन आप एक ऐसी स्पीड कर देना टच होने की, तो आपको लगेगा कि कॉन्टिन्यूअसली वो पिनिंग, जैसे आप कोई बहुत हाई स्पीड से पिनिंग करो ना, तो आपको लगेगा कि कॉन्टिन्यूअस पिनिंग हो रही है, बट एक टाइम गैप रहता है, एक टाइम गैप रहता है। फिर उसके वो टाइम गैप अगर कम किसका हो जाए, तीसरा स्टेप है हमारी ये जो मेम्ब्रेन होती है जहां पे स्टिमुलस रिसीव हुआ और ये डीपोलराइज होती है, वो फिर से रीपोलराइज होती है। क्या होती है? रीपोलराइजेशन। अगर रीपोलराइजेशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टिमुलस नहीं रिसीव होगा। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन नहीं होगा वो, जबकि रीपोलराइजेशन का मतलब है कि जो पोलराइजेशन पहले था उसी को फिर से गेन कर लेना, और वो गेन करने में जो टाइम लगता है उस टाइम से कम में आप स्टिमुलस, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो आपको लगेगा कि कॉन्टिन्यूअस स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इवेंट है ना, ये आयन
के डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही है। कैसी एक्टिविटी है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही है। और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आप इस डिवाइस के मदद से मॉनिटर करते हो, दैट इज द ईसीजी। और वो किसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं? हार्ट के। ठीक है, क्या करा जाता है? ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए स्टैंडर्ड ईसीजी, अभी देखो ये स्टैंडर्ड ईसीजी की मैं बात कर रहा हूं, बाद में जो और एबनॉर्मल या हम कह सकते हैं कि डिटेल्ड ईसीजी है उसके बारे में भी आपको बात ये समझनी होगी। दोनों में आपको डिफरेंस भी कभी ना कभी जीवन में पता भी करना पड़ेगा। डॉक्टर बने तो जरूर, नहीं बने तो आपको कोई हॉस्पिटल में जाने का मौका तो जरूर मिलेगा। क्या होता है? अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। एक जो कोई पेशेंट होता है जिसका कोई स्टैंडर्ड ईसीजी निकालना होता है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स कनेक्ट करी जाती हैं दोनों आर्म से और इसके लेफ्ट एंकल से। एक दो तो आर्म से कनेक्टेड हो जाती है और एक लेफ्ट एंकल से। ये स्टैंडर्ड ईसीजी पता करने के लिए आपको इस मशीन के ये लीड्स कनेक्ट करने होते हैं। तो आपको सिर्फ नॉर्मल से या स्टैंडर्ड ईसीजी मिल जाता है, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि किससे कनेक्टेड होते, कनेक्ट किससे करा जाता है, तो ये बात याद रखना, दोनों रिस्ट से और एक लेफ्ट एंकल। एंकल समझ रहा है? लीड्स की मदद से हम हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। अगर आपको डिटेल्ड ईसीजी पता करनी है, और कई बार डॉक्टर पता करता है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन किस कंडीशन में है। अगर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल ईसीजी से पता चल जाता है। अब उसको लग रहा है डॉक्टर को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से कि भाई वो कार्डियक डिजीज से किसी से परेशान है, तो आपको फिर डिटेल ईसीजी करनी होती है। तो इसमें बहुत सारे लीड्स अटैच करने होते हैं चेस्ट रीजन पे। बहुत सारे का मतलब 5-6 वो एक सीरीज में दोनों साइड अटैच करता है, तो वो डिटेल्ड ईसीजी पता चल पाता है। ठीक है, तो ये दोनों डॉक्टर्स करते हैं, दोनों तरीके की ईसीजी होती है। नॉर्मल ईसीजी का करने, स्टैंडर्ड ईसीजी को आपको समझना है इस चैप्टर में। स्टैंडर्ड ईसीजी का मतलब क्या है और उसमें आपको क्या क्या चीजें समझाता है, उस ईसीजी में जो क्या क्या चीजें बातें निकल के आती है। इसको डिनोट किया जाता है P से T लेटर के मदद से, एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब जरा इस ईसीजी को सामने देखो, Q R S T और फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट है। यहां तक आपका एक साइकिल है, नेक्स्ट साइकिल फिर से P स्टार्ट है। P से स्टार्ट हुआ और कहां पे? P Q R S T। इसको ऐसे ही मेंशन कर लेना, बुक पे लिखा ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ, ये ईसीजी का जो ग्राफ है, ये ग्राफ बोलेंगे, ग्राम जो है, ये बहुत बार मिलेगा और इसमें कैसे कैसे सवाल आएंगे अभी आगे वो भी देख लेते हैं। ईसीजी का जो P वेव है, इनके वेव्स देखने, और क्या ये रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन। अभी मैंने 3 वर्ड बोले थे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, है ना। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। पी वेव जो आपका वहां पे पहले पी लिखा हुआ है जहां पे, वो ये डिनोट करता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो इस इंपल्स जाएगा एट्रिया के पास एंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। ये पी वेव डिनोट करता है। अब ये जो पी वेव है, ये हो सकता है कि ऐसा प्रोलॉन्ग्ड हो जाए या फिर ऐसा फ्लैट हो जाए। तो क्या आपको समझ आएगा? अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या समझ आएगा, और अगर ये ऐसा फ्लैट हो जाता है तो क्या आपका क्या ये डिनोट करेगा? हाँ, अगर फ्लैट हो गया तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो 30% ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आ रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप करेगा, मींस आपके उस तरह से कार्डियक आउटपुट पर इंपैक्ट पड़ेंगे, मींस बढ़ जाएगा। तो दोनों कंडीशंस याद रखनी है, फ्लैट भी हो सकता है और इनलार्ज भी हो सकता है। इसके इनलार्ज और फ्लैट होने से ज्यादा बॉडी पर इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑरिकल है।
ऑरिकल की अगर हम बात करें तो ये मेन इनका फंक्शन है, दैट इज अ रिसीविंग चैम्बर। ये कैसा चैम्बर है? रिसीविंग चैम्बर है। इनके ज्यादा फ्लैट होने से कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखना। QRS कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। यहां पे डिनोट करा गया है Q, ये R और ये S। इस पूरे वेव को QRS कॉम्प्लेक्स से वर्ड से डिनोट करते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन पे अगर कोई इंपैक्ट पड़ता है तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि क्या होने वाला है। अगर ये इनलार्ज हो गया तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, तो मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर ये छोटा हो गया फिर हाँ होती है, बिल्कुल होती है। बीपी इसीलिए बढ़ता है। आपको जब डिमांड ज्यादा है, ब्लड की सप्लाई ज्यादा करनी है तो ये बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन हाँ, अगर वो आपके ब्लड वेसल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो ब्लड प्रेशर बियर कर सकता है, एक लिमिट तक बढ़ता है, ऐसा नहीं। अगर वो बियर कर सकता है तो ठीक है, वो बियर नहीं कर सकता तो जैसे एक आपने वर्ड सुना होगा ब्रेन हैमरेज, वो ब्लड प्रेशर की वजह से तो फट गया, कैपिलरीज ब्रेन की फट गई तो कहानी खत्म। तो ऐसे कंडीशन में होता है। और वो बीपी हाई किसका होता है? जिसकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाए, मींस डायबिटीज का पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, जिसकी आर्टरीज का ल्यूमेन कम हो जाए या ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन कम हो जाए या उनकी वॉल हार्ड हो जाए, इलास्टिसिटी कम हो जाए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एज नॉर्मल आपसे ज्यादा आपका बीपी, अब आप जब आप कोई गेम में इन्वॉल्व होते हो तो कितनी तेज, कितनी एक्टिवली आपका वो इंटरेस्टिंग, बहुत फेवरेट, बहुत अच्छा गेम है और उसमें फिजिकल गेम है, कोई आउटडोर गेम है, और उसमें आप जब भागते हो या कुछ भी आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो तो कितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और कितना ज़्यादा कार्डियक का एक्टिविटी बढ़ी होती है, आपको आइडिया भी नहीं। लेकिन आपका ब्लड वेसल्स है वो फटती नहीं है क्योंकि अभी वो नॉर्मल है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या डायबिटीज की कंडीशन आ गई, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जरा सा भी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ी तो ब्लास्ट होने का डर है। इसलिए आपको वो बात समझ में, तो इस पे भी असर पड़े। अगर इस पे चेंजेस आते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स पर अगर चेंजेस आते हैं तो समझ जाना कि आपकी बॉडी पर इंपैक्ट बहुत खतरनाक पड़ने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और टी वेव, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। ये रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन। याद आ रहा है रीपोलराइजेशन? पोलराइजेशन के बाद डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन ऑफ ventricles which leads to the relaxation of both ventricles and the end of T wave marks the end of systole। जैसे T wave का ये एंड है, ये डिनोट करता है एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल पूरा हो गया वेंट्रिकल का, ये डिनोट करता है। वैसे टी वेव का डिनोशन ये है कि रीपोलराइजेशन हो रहा है किसका? वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकल फिर से रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो इस तीनों वेव पे क्वेश्चन बहुत मिलेगा। वो मैच द कॉलम में या सीधा स्टेटमेंट पर कि QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, T वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसमें डॉक्टर्स के पार्ट पर क्या देखना जरूरी होता है। ये डॉक्टर्स काउंट करते हैं नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका वो चाहे डिस्प्ले हो या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर पे हो, एक वो जब जैसे निकल रहा होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो टाइम भी लिखा होता है उस पे, उस टाइम पीरियड पे कितने QRS कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसी को काउंट करके आपके उस इंडिविजुअल की कार्डियक एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। हार्ट बीट ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, बीपी ज्यादा है तो QRS कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा, कम आएगा तो स्लो है, बीपी कम है या ब्लड कार्डियक आउटपुट ठीक नहीं है। तो ऐसे वो कुछ अपने गेसेस लगाते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो अपन कल बात करेंगे। और डेविएशन होता है तो क्लिनिकल करेक्शंस क्या, कोरिलेशंस क्या है, उसके बारे में भी कल बात करते हैं। डेविएशन भी इनमें होगा और उनके क्या मतलब है।
ये कल की बात है।